जोया, अपनी ये नौटंकी बंद करो और जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता कि मैं क्या कह रही हूँ? सौतेली माँ सलीमा गुस्से से उस पर चिल्ला रही थी। उसकी आवाज में इतनी नफरत और कड़वाहट थी कि कमरा सहर उठा। जोया एक कोने में बैठी घुटनों में सिर छुपाए ऐसे पड़ी थी जैसे इस दुनिया से उसका कोई रिश्ता ही ना बचा हो, जैसे सब कुछ सुनते हुए भी वह कुछ नहीं सुन रही हो। फिर उसने धीरे से सिर उठाया और सलीमा को अपनी जलती हुई गुस्से से भरी आंखों से घूरने लगी। उन आंखों में दर्द था, बेबसी थी और नफरत थी। वह पूरी बदतमीजी से चिल्लाई कि मैंने कह दिया कि मैं उस अपाहिज आदमी दानिश से शादी नहीं करूंगी। सलीमा का गुस्सा और भड़क उठा। वह तेज कदमों से आगे बढ़ी और अपने भारी हाथ का जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि जोया के कोमल गाल पर तुरंत लाल निशान उभर आया और आंखों से आंसू बहने लगे। सलीमा गुस्से में चिल्लाई कि तुम्हारी शादी उसी अपाहिज आदमी से होगी। ये फैसला हो चुका है। अगर आधे घंटे में तैयार नहीं हुई तो याद रखना कि मैं किसी 60 साल के बुढ़े से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। धमकी देकर वह दरवाजा जोर से बंद करके चली गई। जोया टूटी हुई अकेली वहीं खड़ी रह गई। उसके पास ना फोन था, ना रास्ता, ना कोई इंसान जिससे वह मदद मांग सके। वह लड़खड़ाते कदमों से आईने के सामने गई। उसके हाथ में लाल रंग का जालीदार दुपट्टा था जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था दानिश की दुल्हन। दुपट्टा सर पर रखते ही उसका सबर टूट गया। वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसने खुद को आईने में देखा और बुदबुदाने लगी कि मम्मी, ना मेरा बचपन अच्छा था, ना मेरी जवानी। आप तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई। आपके बिना मैंने कितने जुल्म सहे हैं, कितनी तकलीफें झेली हैं, और अब ये लोग मुझे जबरदस्ती एक अपाहिज इंसान से बांध रहे हैं। मुझे किसी की मजबूरी बनाया जा रहा है, किसी का सहारा बनाया जा रहा है। मैं किस दिन के लिए पैदा की गई थी? वह बहुत छोटी थी जब उसकी माँ गुजर गई थी। पिता ने तुरंत दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ ने कभी उसे अपना नहीं माना। ना प्यार मिला, ना अपनापन, ना सुरक्षा। शायद इसी वजह से वह बचपन से ही गुस्सेल, बदतमीज और घमंडी बन गई थी, ताकि कोई उसकी कमजोरी ना देख सके। वह रोते हुए बोली कि मुझे ये मानना पड़ेगा मम्मी, मुझे इस अपाहिज आदमी से शादी करनी पड़ेगी, और चेहरा दुपट्टे में छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। उधर दानिश अपनी व्हीलचेयर पर बैठा अपने स्टडी रूम की खिड़की से बाहर उदास नजरों से देख रहा था। कभी वह जिंदा दिल, खूबसूरत और हैंडसम लड़का था जो किताबों में खोया रहता था, लेकिन एक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी और उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया था। उसकी माँ शबनम प्यार और चिंता भरी आंखों से उसे देखने आई और बोली कि दानिश बेटा, देर हो रही है, हमें सलीमा के घर पहुंचना है, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। दानिश ने थकी और टूटी हुई आवाज में कहा कि मम्मी, आप लोग जोया के साथ जबरदस्ती कर रहे हो, ये सही नहीं है। वो आजाद ख्यालों की लड़की है जिसे आज़ादी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। आप लोग उसे मुझसे बांधकर एक तरह की कैद कर रहे हो। शबनम ने उसे बताया कि अगर उसने रिश्ता ना जोड़ा होता तो सलीमा उसकी शादी किसी बुढ़े से करवा देती। ये सब उसकी भलाई के लिए किया गया है, और अगर तुमने उसे छोड़ा या उसने तुम्हें छोड़ा तो याद रखना, जोया के पापा भी सलीमा की ही बात मानते हैं और उसकी जिंदगी नरक बना देंगे। ये सब सुनकर दानिश अंदर तक हिल गया और उसी पल उसके दिल में एक फैसला जन्म ले चुका था। उसी पल दानिश ने फैसला कर लिया था कि अब वह खुद से उसे कभी दूर नहीं करेगा। बड़े से हॉल में सिर्फ कुछ ही करीबी मेहमान मौजूद थे। कोई ज्यादा शोर नहीं था, कोई रौनक नहीं थी, बस एक मजबूरी भरा सन्नाटा था। जोया ने सिर्फ कपड़े बदले थे, मेकअप के नाम पर बस हल्की सी लिपस्टिक लगाई थी। ना कोई भारी गहने, ना कोई सजावट, बस शबनम के दिए हुए सोने के कंगन पहने थे। उसके चेहरे पर दुल्हन की चमक नहीं बल्कि मजबूरी का साया था। दानिश ने जब नजरें उठाकर उसे देखा तो उसकी आंखें लाल थी, उसमें भरे आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। तभी सलीमा आगे बढ़ी और जबरदस्ती उसके सर पर दानिश की दुल्हन वाला दुपट्टा उड़ा दिया। मौलवी साहब ने उसके पापा की इजाजत लेकर निगाह पढ़ाना शुरू किया और रात के ठीक 11 बजे जोया को विदा कर दिया गया। घर पहुंचते ही जोया बिना किसी को देखे गाड़ी से उतरी और सीधे अंदर चली गई, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। पूरे 1 घंटे के बाद जब दानिश व्हील चेयर चलाता हुआ कमरे की तरफ आया तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ खिड़की से आती चांदनी की हल्की रोशनी अंदर फैल रही थी।
दानिश ने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी और बेहद नरम लहजे में बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तभी जोया ने सिर झटकते हुए लाइट ऑन कर दी और बेरुखी से बोली, जरूर, क्यों नहीं, ये तुम्हारा कमरा है जो मेरी जेल है और तुम इस जेल के जेलर हो। आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। उसके शब्दों में जहर था, दर्द था और नफरत भी। दानिश ने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया और अंदर आ गया। उसने एक नज़र उसकी हालत पर डाली। वह अब भी उसी लाल जोड़े में थी। बिंदी बालों से खिसक कर एक तरफ लटक रही थी। चेहरा थका हुआ, आंखें सूजी हुई। शायद उसे अंधेरा अच्छा लगता था, इसलिए उसने लाइट बंद कर रखी थी। दानिश ने धीमी आवाज में कहा, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें यहाँ सुकून मिले। तुम्हें इस कमरे में घुटन ना लगे। तुम अपनी मर्जी से रह सकती हो। तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। उसकी बात सुनकर जोया झटके से उसकी तरफ देखती है और तंज भरी हंसी के साथ बोलती है, तुम मुझे खुशी दोगे? वो इंसान जो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता, वो मुझे खुशी देने की बात कर रहा है। वह तंज करती रही और दानिश खामोशी से उसे देखता रहा। फिर वह सख्त लहजे में बोली, मेरी बात ध्यान से सुन लो। मुझसे दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने में जरा भी देर नहीं लगाऊंगी। वह अपने और उसके बीच एक दीवार खड़ी करना चाहती थी, एक ऐसी दीवार जिसे वह कभी पार ना कर पाए। लेकिन दानिश कोई ऐसा इंसान नहीं था जो धमकियों से डर जाए। जब वह उसकी तरफ झुककर उसे धमका रही थी, तभी दानिश ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। वह संतुलन खो बैठी और उसकी गोद में टेढ़ी होकर गिर गई। दानिश ने मजबूती से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और सख्त आवाज में कहा, रिक्वेस्ट करने और समझाने तक ठीक है, लेकिन अगर आइंदा मुझे धमकाने की कोशिश की ना, तो याद रखना, इस व्हीलचेयर पर बैठे बैठे भी मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर जाऊंगा। और जब तुम्हें होश आएगा तो तुम 2 दिन तक इस सदमे से निकल नहीं पाओगी। वो शख्स जो कुछ देर पहले तक उसे एक कमजोर, सीधा साधा, आम सा अपाहिज इंसान लग रहा था, इतना खतरनाक भी हो सकता है, जोया ने ये कभी सोचा भी नहीं था। उसके दिमाग में डर की एक लहर दौड़ गई थी। वह घबराकर उठने की कोशिश करने लगी तो दानिश ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और वह एकदम दूर हटकर खड़ी हो गई। वह उसे अविश्वास से देखने लगी, जो अब वापस अपने उसी मासूम और शांत चेहरे के साथ बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके अंदर सवालों की बाढ़ थी कि आखिर कैसा इंसान है ये। वह सोचकर ही कांप गई। दानिश बिना कुछ कहे व्हीलचेयर घुमाकर कमरे से बाहर चला गया और जोया वहीं खड़ी तेज से सांसें लेती रही। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे खुद को संभालने के लिए एक वक्त चाहिए था। सुबह हो चुकी थी। वह पूरी रात जागती रही थी, इस डर से कि कहीं वह फिर कमरे में ना आ जाए। कुछ देर के लिए उसकी आंख लग गई थी, लेकिन जैसे ही नींद गहरी होने लगी, दरवाजा धीरे से खुला और दानिश कमरे में आ गया। वह एकदम घबराकर उठकर बैठ गई। दानिश ने बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहा, गुड मॉर्निंग। अगर तुम उठ गई हो तो नीचे आ जाओ, नाश्ते पर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। उसका लहजा इतना शांत और नॉर्मल था जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। जोया हैरान थी कि वह पूरी रात कमरे से बाहर रहा और अब आया भी तो उसके चेहरे पर कोई गुस्सा, कोई नाराजगी, कोई शिकन तक नहीं थी। वह सख्त लहजे में बोली, बहुत शुक्रिया, लेकिन आइंदा यूं कमरे में आने की जरूरत नहीं है, खासकर तब जब मैं सो रही हूँ। रात वाला उसका खौफ शायद वह खुद भी भूलना चाहती थी। दानिश ने गहरी सांस ली और कुछ नहीं बोला। जोया बालों का जूड़ा बनाते हुए अंदर चली गई। जब वापस आई तो वह वहीं था। उसने पूरी कोशिश की कि दानिश को नज़रअंदाज कर दे, लेकिन वह लगातार उसे देखता रहा। जोया ने बाल सुखाए, गहनों के नाम पर बस एक कंगन और गले में एक सादा सा नेकलेस पहना और पूरी तरह तैयार हो गई। आखिरकार उसकी नज़रों से परेशान होकर वह चिढ़कर बोली, क्या है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तब दानिश ने हल्की छेड़खानी भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तुम थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगा लोगी तो मुझे नहीं लगता कि तुम बुरी लगोगी। तो क्या तुम लगा लोगी? जोया ने नखरे से बाल ठीक करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे कहने पर तो मैं कतई नहीं लगाऊंगी। जिस पर वह हल्का सा हंस दिया और बोला, जाहिर है, मेरे कहने पर क्यों लगाओगी? वैसे भी शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि शादी की अगली सुबह अगर लड़की बिना मेकअप के बाहर आती है ना,
तो जो शरारती रिश्तेदार होते हैं वो समझते हैं कि दोनों के बीच खूब प्यार मोहब्बत हुई है और सुबह भी काफ़ी कुछ हुआ है, तभी लिपस्टिक मिटी हुई है। ये कहकर वह हल्की मुस्कान के साथ व्हीलचेयर चलाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, जबकि जोया हक्का बक्का होकर बंद दरवाजे को देखती रह गई। बेशरम इंसान, वह गुस्से में बड़बड़ाई और सिर झटक कर तुरंत लिप ग्लॉस लगा लिया ताकि सच में कोई गलतफहमी ना पाल ले। डाइनिंग टेबल पर सारे मेहमान जमा थे। कल का दिन चाहे जोया के लिए कितना ही भयानक क्यों ना रहा हो, लेकिन आज घर की चहल पहल देखकर उसे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। हालांकि उसकी सौतेली माँ सलीमा ने ताने मारने का मौका यहाँ भी नहीं छोड़ा और बोली, आजकल की नई दुल्हनों के नखरे ही खत्म नहीं होते। जितना समझाओ कि नई नवेली दुल्हन को सज धज कर रहना चाहिए, उतने ही सादी सूरत बनी रहती हैं। अब अपनी ही बहू को देख लो तुम शबनम। सलीमा की बात सुनकर जोया ने उसे गुस्से से घूरा और इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, सोफे के पास खड़ी व्हील चेयर पर बैठे उसके नए नए शोहर दानिश ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ आंटी जी, आपको तो पता है ना आजकल के लड़कों को कहाँ पसंद है उनकी बीवियां हर वक्त भारी मेकअप में रहें। ठीक है, नई शादी हुई है, मगर मैंने तो अपनी बीवी को पहले ही कह दिया था कि ज़्यादा भारी गहने ना पहने और मेकअप भी हल्का ही रखे। तुम्हारे शोहर को पसंद नहीं ज़्यादा सज धज कर रहना। बोलकर वह हल्का सा मुस्कुराते हुए जोया को देखने लगा, जो बहुत ही खूंखार नज़रों से उसे घूर रही थी। सलीमा ऊपर से हल्की सी मुस्कान लेकर बैठी रही, लेकिन अंदर ही अंदर वह जलकर राख हो चुकी थी। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। उसने आवाज को सामान्य रखते हुए तंज किया, वैसे ऐसा क्या जादू कर दिया एक ही रात में इसने तुम पर? यह सुनकर दानिश ने हल्की मुस्कान के साथ जोया की तरफ देखा, लेकिन जोया उसे देख नहीं रही थी। तब दानिश बहुत शांत और गहरे लहजे में बोला, जरूरी नहीं कि जादू हमेशा औरत ही करे। निकाह के 3 लफ्जों में ही इतनी ताकत होती है कि इंसान को अपनी बीवी से मोहब्बत हो ही जाती है। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन असर बहुत गहरा था। वह सुनते ही जोया ने अचानक उसकी तरफ देखा। वह लगातार उसे ही देख रहा था। उसकी नज़रें बिल्कुल सीधी थी। जोया ने झट से अपनी नज़रें चुरा ली तो वह हल्का सा मुस्कुरा दिया। सलीमा फिर ताना मारते हुए बोली, ओह, तो एक ही रात में मोहब्बत भी हो गई। और तुम्हारी बीवी का क्या ख्याल है? इसे भी तुमसे वैसे ही मोहब्बत हो गई है? जोया ये सुनते ही गुस्से में सोफे से उठी और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी दानिश ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। उसने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा तो दानिश बहुत सधे हुए लहजे में बोला, मोहब्बत का तो मुझे पता नहीं, मगर महबूब अगर निकाह कबूल कर ले तो ये किसी मोहब्बत से कम है क्या? जोया प्लीज़ एक कप चाय बना दो। पहले उसने सलीमा को जवाब दिया और फिर जोया से बेहद नरमी से विनती की। जोया ने पहले उसे गुस्से से घूरा, फिर उसकी मासूम सी शक्ल देखकर कुछ कड़वा बोलने का इरादा छोड़ दिया और बिना कुछ कहे रसोई की तरफ चली गई। उस रात वह फिर कमरा उसके लिए अकेलापन ही लेकर आया। वह पूरी रात कमरे में अकेली रही। उसे नहीं पता दानिश कहाँ सोता था, लेकिन उसे ये बात सुकून देती थी कि वह उसके पास नहीं था। रह रहकर उसे सुबह वाली दानिश की हरकत याद आती और उसका गुस्सा और बढ़ जाता। वह बड़बड़ाने लगी कि वह कौन होता है मुझ पर हुक्म चलाने वाला? वह कौन होता है मुझसे चाय बनवाने वाला? उसने मेरा हाथ पकड़ा था। वह गुस्से में कमरे में इधर उधर चक्कर काटने लगी, फिर अचानक कमरे से बाहर निकलकर पूरे घर का जायजा लेने लगी। तभी उसकी नज़र सामने वाले एक बंद दरवाजे पर पड़ी। वह धीरे धीरे चलते हुए उस दरवाजे तक पहुंची। हैंडल घुमाया तो देखा अंदर चारों तरफ किताबें ही किताबें थीं। अलमारियां, रैक्स, टेबल, हर जगह किताबें फैली हुई थी। शायद ये घर का स्टडी रूम था। उसने दरवाज़ा थोड़ा और खोला तो उसकी नज़र व्हील चेयर पर बैठे दानिश पर पड़ी, जो पूरी तल्लीनता से किताब पढ़ रहा था। उसका ध्यान पूरी तरह किताब में डूबा हुआ था। जोया के मन में एक सवाल उठा, तो क्या सारी रात वह यहीं गुजारता है? तभी दानिश ने बिना नज़र उठाए कहा, आ जाओ अंदर। स्टडी रूम में आने से किसी को मना नहीं किया जाता। यहाँ सिर्फ किताबें होती हैं जिनसे हम चाहें कितना भी बोर क्यों ना हो जाएं, लेकिन सालों बाद भी अगर इनके पास लौट कर आएँ तो ये हमें पहली बार की तरह ही अपनापन देती हैं।
उसकी आवाज़ शांत थी। जोया पहले उसे तीखी नज़रों से देखने लगी, फिर धीरे धीरे अंदर आ गई। दरवाज़ा बंद हो चुका था। वह दीवारों पर लगे रैक्स देखने लगी। एक दीवार खाली थी जिसमें एक खिड़की थी। फिर उसने सामान्य अंदाज में पूछा, तो तुम सारी रात किताबें पढ़ते हो? दानिश ने उसे नॉर्मल लहजे में कहा, मुझे नहीं लगता आप ये बात करने आई हो। जो बात है वह कह दो, वरना दिमाग से निकल जाएगी। जोया ने उसे घूरकर देखा और कड़वे लहजे में बोली, तुमने किस हक से मुझे छुआ था, वो भी सबके सामने? तुम्हें अलग से बताऊं कि मैं तुमसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। उसके शब्दों में जहर था। दानिश ने किताब बंद की और टेबल पर रख दी। फिर बहुत आराम से समझाते हुए बोला, वहां सब बैठे थे जोया, और मैं नहीं चाहता था कि हमारे बीच जो अधूरा है उसका किसी को अंदाजा भी हो। मैंने अपनी मम्मी से ये बात छुपाई हुई है कि मैं पूरी पूरी रात कमरे से बाहर रहता हूँ और स्टडी में ही सुबह तक रहता हूँ। उन्हें अगर पता चल गया कि हम पति पत्नी की तरह नहीं बल्कि अजनबियों की तरह रह रहे हैं, तो उनका दिल तुम्हारी तरफ से और खराब हो जाएगा। वह बहुत शांत और सधे हुए अंदाज में समझा रहा था। उसकी बातों को सुनते ही जोया की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे उसे वही सुनना था। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, बहुत शुक्रिया मुझे समझाने के लिए, पर मैं एक अपाहिज इंसान के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मैं बहुत जल्द अपने घर वापस चली जाऊंगी। सुना तुमने? वह कड़वाहट से कहते हुए स्टडी रूम से निकल गई और पीछे दानिश उसे जाता हुआ देखता रह गया। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर शबनम पहले से ही बैठी हुई थी और दोनों का इंतजार कर रही थी। उनके चेहरे पर हल्की चिंता और उम्मीद साथ साथ दिख रही थी। तभी ढीले ढाले शर्ट और ट्राउजर में बालों का बेढंगा सा गोल मोल जूड़ा बनाए जोया कमरे से बाहर आती हुई दिखाई दी। चेहरे पर ना कोई भाव था, ना कोई मुस्कान। शबनम ने उसे देखकर प्यार भरी मुस्कान दी, लेकिन जोया ने उन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज किया और सीधे डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। नौकरानी को इशारे से नाश्ता लाने को कहा। शबनम की मुस्कान वहीं की वहीं फीकी पड़ गई। उन्होंने खुद को संभालते हुए प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। जोया ने बिना देखे बेरुखी से जवाब दिया, मॉर्निंग, और नाश्ते में लग गई जैसे सामने कोई बैठा ही ना हो। शबनम की नज़र बार बार दानिश के कमरे के बंद दरवाजे पर जा रही थी। वह बेचैनी से बोली, दानिश अभी तक उठा नहीं क्या? उसे तो सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, वो कहाँ है? उनकी आवाज़ में अब चिंता साफ झलक रही थी। जोया ने निवाला लेते हुए बस कंधे उचका दिए। ये देखकर शबनम के माथे पर शिकन पड़ गई। क्या मतलब, तुम्हें नहीं पता? क्या वह कमरे में नहीं है? अब उनकी आवाज़ घबराहट में बदल चुकी थी। जोया चुपचाप नाश्ता करती रही, जैसे इस सवाल का उससे कोई लेना देना ही ना हो। शबनम परेशान होकर उठी और नौकरों को आवाज़ देने लगी। तभी स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला और दानिश व्हील चेयर चलाता हुआ बाहर आया। आंखें सूजी हुई थी, चेहरा थका हुआ था। शबनम उसे स्टडी से निकलते देख हैरानी से उसे देखने लगी। दानिश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ओह मॉर्निंग मम्मी। सॉरी, रात को नींद नहीं आ रही थी तो यहीं चला गया था। किताब पढ़ते पढ़ते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। वह आंखें मलते हुए बोला, जबकि जोया अब भी बेखबर नाश्ते में लगी रही। शबनम बहुत कुछ समझ चुकी थी। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ आ गई। वह सख्त लहजे में बोली, तुम सारी रात स्टडी रूम में थे, तुम्हें पता है ना लगातार व्हीलचेयर पर बैठे रहने से तुम्हारी कमर में कितना दर्द होता है। फिर वह तेजी से जोया की तरफ मुड़ी और कड़े स्वर में बोली, दानिश अब तुम्हारा शौहर है, इसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है बेटा। वह सारी रात कमरे से बाहर रहा और तुम्हें खबर तक नहीं। वह कहाँ है, क्या कर रहा है, तुम्हें पता है ना उसकी हालत कैसी है? लाख कोशिश के बावजूद उनके शब्दों में कड़वाहट और तीखापन भर चुका था। दानिश ने उन्हें चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन वह गुस्से में बोलती ही जा रही थी। तभी जोया अचानक खड़ी हो गई। सामने रखा चाय का मग उठाकर जमीन पर दे मारा और चीखते हुए बोली, रोब क्यों जमा रही हैं आप मुझ पर? क्या मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी? आपके इस अपाहिज बेटे से आपकी उस जालिम सहेली ने डरा धमकाकर मुझे इस मुसीबत के साथ बांध दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ख्याल रखना तो दूर की बात, मैं इस अपाहिज को अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना जहर जैसा लगता है
आपका ये अपाहिज बेटा मुझे वह और भी बहुत कुछ कहने वाली थी कि उससे पहले ही शबनम आगे बढ़ी और उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा कमरा सन्न रह गया। दानिश ने माथा सहलाते हुए गहरी सांस ली। बात उसके हाथ से निकल चुकी थी। शबनम गुस्से से कांपती आवाज में चिल्लाई, खबरदार जो आइंदा मेरे बेटे को अपाहिज कहा। जबान संभालो अपनी। अगर ये तुमसे शादी ना करता तो तुम्हारी सौतेली माँ उस बूढ़े से तुम्हारी शादी करवा देती। जोया गाल पर हाथ रखे लाल आंखों से शबनम को घूर रही थी। उसकी आंखों में आंसू भी थे और जहर भी। वह तिल मिलाते हुए बोली, अपाहिज को अपाहिज ही कहा जाता है डियर सासू माँ। और सच कहूँ तो अच्छा ही होता अगर आपकी वो सहेली मेरी शादी किसी और से करवा देती। कम से कम आज मैं एक अपाहिज की बीवी तो नहीं होती। इतना कहकर वह गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद दानिश ने धीमी आवाज में कहा, मम्मी आपको उसे मारना नहीं चाहिए था। शबनम ने तेज नजरों से उसे देखा और गुस्से में बोली, क्या समझ रखा है उसने मेरे बेटे को? अपनी पर्सनैलिटी, अपने रुतबे और अपने बाप की दौलत पर जो उसे घमंड है ना, जाकर उसे बता देना कि जिस दौलत पर वो अकड़ दिखाती है उसका उतना हिस्सा तो तुम हर साल दान में दे देते हो। इतना कहकर वह सिर झटकते हुए अंदर चली गई। पीछे दानिश अकेला रह गया। कुछ देर बाद जब दानिश कमरे में गया तो देखा जोया घुटनों में सिर छुपाए रो रही थी। उसका बदन कांप रहा था। दानिश को पहली बार उसके लिए सच में दुख महसूस हुआ। वह हिचकिचाते हुए बोला, जोया मम्मी की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। उसकी आवाज़ में झिझक और नरमी थी। जोया ने गुस्से से उसे देखा और चिल्लाई, चले जाओ यहाँ से, मेरी इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। दानिश ने शांत लहजे में कहा, ये मेरा भी कमरा है जोया, ठीक है मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, आखिर कब तक तुम इस रिश्ते से ऐसे भागती रहोगी? मैंने कहा है ना कि तुम्हारी इजाज़त के बिना मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या हम साथ रहकर अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? उसके समझाने वाले लहजे पर जोया उसे घूरती हुई बोली, दोस्त? तुम जानते हो मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं कि मेरी शादी एक अपाहिज से कर दी गई है। तुम चल भी नहीं सकते। मेरी सहेलियां कहती हैं कि अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं तो तुम मेरे पीछे भी नहीं आ सकते। मैं गिर जाऊं तो तुम मुझे बचा नहीं सकते। तुम मेरे साथ शॉपिंग पर नहीं जा सकते। अगर गार्ड की मदद से कहीं बाहर चले भी जाओ तो तुम्हारी हिफाजत भी मुझे ही करनी पड़ेगी। तुम मुझ पर बोझ बन गए हो दानिश। तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। वह पागलों जैसे अंदाज में चीख रही थी। दानिश कुछ पल उसे चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखों में कुछ टूटा हुआ था। फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। शाम में उनका शादी का रिसेप्शन था, लेकिन वह कैंसिल कर दिया गया क्योंकि शबनम को अपनी अमेरिका वाली चचेरी बहन के घर जाना था, जो बहुत बीमार थी। अब पूरे घर में बस वही दो लोग बचे थे। जाने से पहले शबनम ने सारी कड़वाहट अलग रखकर नॉर्मल लहजे में जोया से कहा, वैसे तो मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अब तुम इस घर की सदस्य हो तो तुम्हें बता दूं कि मेरा बेटा तुम्हारा मोहताज नहीं है। नौकर की मदद से वह अपने सारे काम खुद कर लेता है, लेकिन उसकी कुछ दवाइयां हैं जिनका पता सिर्फ मुझे है। तुम ये दवाइयां याद रख लो और उसे वक्त पर दे दिया करो, वह खुद खा लिया करेगा। जोया चुपचाप उन्हें देखती रही। फिर शबनम के नरम आवाज में आगे कहा, और हाँ, अगर इनमें से एक भी दवा छूट गई तो दानिश की तबीयत बिगड़ जाएगी, तो प्लीज़ उसका ख्याल रखना। थोड़ी देर बाद नौकरानी उसका खाना तैयार कर देगी, तुम उसे दे देना, वह खुद खा लेगा। जोया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से खड़ी रही। और कुछ ही देर बाद शबनम ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट चली गई थी। जोया वापस अपने कमरे में आई, दरवाज़ा लॉक किया और तेज आवाज में मूवी चला दी। पॉपकॉर्न खाते हुए वह पूरी तरह फिल्म में डूब गई। बाहर की दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं था। थोड़ी देर बाद नौकरानी ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जोया ने पूरी तरह उसे नज़रअंदाज कर दिया। करीब रात के 11 बजे जब मूवी खत्म हुई तो उसे भूख लगी। वह कुछ खाने के लिए कमरे से बाहर निकलकर किचन में आई। वहां उसने देखा नौकरानी डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठी थी और जैसे ही जोया को देखा घबराकर खड़ी हो गई। जोया ने रूखे लहजे में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर्वेंट क्वार्टर में क्यों नहीं गई? नौकरानी परेशानी से बोली, जी दानिश साहब की तबीयत बहुत खराब हो गई है। नौकर उन्हें
ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल लेकर गया है। उसकी बात सुनकर पहले तो जोया चौंकी, फिर बेपरवाही से कंधे उचका दिए और बिना किसी रिएक्शन के किचन की तरफ बढ़ गई। रात के खाने में बिरयानी बनी थी। उसने प्लेट में चावल निकाले, चम्मच रखा और वापस कमरे की तरफ मुड़ गई। तभी नौकरानी घबराई हुई उसके पीछे आई और बोली, जी आपने उन्हें दवाई नहीं दी थी ना, इसलिए उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। जोया रुक गई और गुस्से से पलटकर बोली, मैं उसकी नौकर दिखती हूँ तुम्हें, जो मैं दवाइयाँ दूँ? तुम खुद दे देती ना। उसकी आवाज़ में सख्ती थी। नौकरानी डरकर सिर झुका गई और धीरे से बोली, दवाइयाँ तो आपके कमरे में थी मैडम, मैं 2-3 बार आई थी लेकिन आपने दरवाज़ा नहीं खोला। ये सुनकर जोया कुछ पल चुप रही, फिर ठंडे लहजे में बोली, ठीक है, जब तुम्हारे साहब आ जाएं तो उन्हें किसी और कमरे में भेज देना, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। इतना कहकर वह कमरे में चली गई और पीछे नौकरानी उसे नाराज नज़रों से देखती रह गई। 2 दिन गुजर चुके थे। दानिश उसकी लगातार बढ़ती लापरवाही से परेशान होकर खुद ही अलग कमरे में शिफ्ट हो गया था। अब उसके पुराने कमरे में उसका कुछ भी नहीं बचा था। जो नौकर उसकी देखभाल करता था, उसकी माँ का देहांत हो गया था, इसलिए वह गांव चला गया। नौकरानी भी बच्चे की बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी पर चली गई थी। बस कुक आता था खाना बनाने और एक दूसरी नौकरानी सफाई करके चली जाती थी। दानिश अपने कमरे में बिल्कुल अकेला रह गया था। दूसरी तरफ जोया फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट चुकी थी। शॉपिंग, बाहर खाना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, उसे अपने पति की कोई फिक्र नहीं थी। उसी रात वह डिनर करके लौटी थी कि उसका मोबाइल बजने लगा। नंबर देखा तो दानिश की माँ का कॉल था। उसने बेमन से मोबाइल एक तरफ फेंक दिया और नहाने चली गई। जब वापस आई तो कॉल लगातार आ रहे थे। चिढ़कर उसने कॉल उठाया और बेरुखी से बोली, जी कहिए। उधर से शबनम परेशान आवाज में बोली, जोया बेटा, दानिश कैसा है? वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा? क्या तुम मेरी उससे बात करवा सकती हो? जोया ने गहरी सांस ली और बोली, सो रहा होगा मम्मी, सो रहा होगा। शबनम घबरा गई, सो रहा है? क्या तुम कहीं बाहर हो? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? अब उसकी आवाज़ और ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। जोया ने कहा, ओके फाइन, होल्ड कीजिए, मैं बात करवा देती हूँ। ये कहकर उसने मोबाइल वहीं रखा और कमरे से बाहर निकली। दूसरे कमरे में देखा, वहाँ नहीं था। स्टडी रूम में गई, वहाँ भी नहीं मिला। उसका दिल घबराने लगा। वह पूरे घर में ढूंढने लगी। तभी उसकी नज़र टीवी लाउंज में पड़ी। वहाँ दानिश व्हीलचेयर से नीचे गिरा पड़ा था। शायद वह बेहोश था। जोया को लगा जैसे उसकी सांस रुक जाएगी। वह दौड़कर उसके पास गई। दानिश, दानिश, क्या हुआ तुम्हें? जोया घबराकर चीखने लगी और ड्राइवर व गार्ड को जोर जोर से आवाज़ें देने लगी। दोनों की मदद से उसे तुरंत हॉस्पिटल लाया गया। दानिश बेहोश था। डॉक्टर ने चेकअप किया और थोड़ी देर बाद वह होश में आ गया। डॉक्टर ने सख्त आवाज़ में पूछा, आप इनकी कौन हैं? जोया ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं इनकी बीवी हूँ। डॉक्टर गुस्से में बोले, कैसी बीवी हैं आप? एक ही हफ्ते में ये दूसरी बार इतनी बुरी तरह बीमार हुए हैं। इनकी दवाइयाँ समय पर क्यों नहीं दी जाती? इनके जिस्म में दवाइयों की डोज नहीं जा रही। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। आप इसे मामूली समझ रही हैं, ऐसे में ये मर भी सकते हैं। डॉक्टर की आखिरी बात सुनकर जोया के कान सुन हो गए। उसने एक नज़र दानिश को देखा जो स्ट्रेचर पर लेटा छत को देख रहा था। डॉक्टर ने नई दवा पकड़ाते हुए कहा, ये इनकी नई मेडिसिन है, इसे टाइम पर दीजिए वरना बहुत जल्दी इन्हें खो देंगी। जोया खामोश रही। घर आकर उसने सबसे पहले दानिश को खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन वह खाना नहीं खा रहा था। वह झुंझलाकर बोली, मेरी बात सुनो, ज़्यादा नखरे मत दिखाओ, चुपचाप खाओ। वह आंखें दिखाने लगी तो दानिश उसे घूर कर देखने लगा और रूखेपन से बोला, अब क्यों रख रही हो मेरा ख्याल? तुम तो यही चाहती थी ना कि मैं जान छोड़ दूं। जोया बड़बड़ाई, हाँ बिल्कुल, लेकिन बेवा कहलाने से अच्छा है तलाकशुदा कहलाना। वह निवाला बनाकर उसके मुंह के पास लाई। दानिश खामोशी से खाना खाता रहा। उसने दवाइयाँ दी और कहा, खा लो और शराफत से सो जाओ, मैं सुबह चेक करूँगी। फिर जाते जाते बड़बड़ाई, डैड, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? एक अपाहिज को पालना पड़ रहा है। दरवाज़ा बंद हो गया और दानिश चुपचाप उसे देखता रह गया। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वह किसी पर बोझ बने।
मगर मजबूरी थी। वह व्हीलचेयर मोड़ ही रहा था कि अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसने बंद दरवाजे को देखा और हल्की मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया कि जोया को कैसे हैंडल करना है। अगली सुबह दानिश व्हीलचेयर लेकर जोया के कमरे में आया, धीरे से दरवाजा खोला। वह गहरी नींद में थी। जोया उठो आवाज देने पर वह घबराकर बैठ गई। क्या हुआ, सब ठीक तो है? दानिश बोला, मुझे चाय चाहिए। जोया ने घड़ी देखी, सुबह के 6 बज रहे थे। हैरानी से बोली, इस टाइम कौन चाय पीता है? दानिश ने कंधे उचका दिए, मुझे बचपन से आदत है। जोया गुस्से में उसे घूरते हुए बड़बड़ाती हुई किचन में चली गई। पीछे दानिश मुस्कुरा रहा था और धीरे से बोला, बहुत गुस्सा है तुम्हारे अंदर। अब देखता हूं मैं भी तुम अपना ये बेवजह का गुस्सा कैसे नहीं छोड़ती। कुछ देर बाद वह चाय लेकर वापस सो गई। सुबह 11 बजे उठी, तैयार होकर निकली तो स्टडी रूम का दरवाजा खुला था। वह समझ गई कि दानिश वहीं होगा। वह सीधे किचन गई, अपने और उसके लिए नाश्ता बनाया और आवाज़ दी, दानिश जाग रहे हो? आकर नाश्ता कर लो। तभी दानिश व्हीलचेयर से आया। जोया की नज़र उसके हाथों पर पड़ी। दोनों हाथ इंक से भरे हुए थे। वह परेशान होकर बोली, ये क्या कर लिया? हाथ खराब कर लिए? वह झुंझलाकर बोली, अब तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट भी नहीं है, मुझे ही तुम्हारे हाथ धुलवाने पड़ेंगे। वह उसकी व्हीलचेयर वॉश बेसिन के पास लेकर गई और उसका हाथ पकड़कर धोने लगी। दानिश मुस्कुराते हुए बोला, वैसे बता दूं, ये इंक इतनी जल्दी नहीं निकलने वाली। जोया हैरानी से उसे घूरने लगी, जब पता था तो हाथ गंदे क्यों किए? अब खाना कैसे खाओगे? ओ शिट। जोया उसे वापस ब्रेकफास्ट टेबल तक लाई और कुछ सोचते हुए उसे खुद खाना खिलाने लगी। ऐसा करते करते जोया अनजाने में ही दानिश के दिल में उतरती जा रही थी। दानिश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आई एम सॉरी, तुम्हें इतना सब करना पड़ रहा है। दरअसल मेरा एक दोस्त है, उसने बताया कि हमारे ग्रुप में सब अपनी अपनी बीवियों के साथ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। किसी ने शायरी लिखी, किसी ने गिफ्ट लिया, किसी ने कुछ खास प्लान किया, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ लिखूं। कोई शायरी, कुछ खास सा, बस उसी पर काम कर रहा था, इसलिए हाथ गंदे हो गए। उसने अपना हाथ उठाकर इंक दिखाते हुए कहा। जोया कुछ पल तक उसे चुपचाप देखती रही, फिर नजरें चुरा ली और हल्की तंज में बोली, दोस्त लिख रहे थे तो उन्हें लिखने देते, तुम्हें हीरो बनने की क्या जरूरत थी? वैसे भी तुम जानते हो ये रिश्ता सिर्फ नाम का है। वो बातों बातों में उसे ये जताना नहीं भूली, वह दानिश के बहुत करीब बैठी थी। जैसे ही उसने निवाला बनाकर उसकी तरफ बढ़ाया, दोनों की नजरें टकरा गई। उनके चेहरे बहुत करीब थे। जोया कुछ पल के लिए सांस रोककर उसे देखने लगी। उसके माथे के बाल बिखर कर आंखों पर आ रहे थे। तभी दानिश ने शांत आवाज में कहा, जरूरी नहीं कि तुम ना मानो तो रिश्ता रिश्ता नहीं रहेगा। जो किस्मत में लिखा है उसे देर सवेर कबूल करना ही पड़ता है। और रही बात नाम के रिश्ते की, तो हर रिश्ता फिजिकल होना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते एहसासों से बनते हैं, हमदर्दी से बनते हैं। जोया उसकी आंखों में देख रही थी। उसे उसकी आंखों में अजीब सा चुंबक जैसा खिंचाव महसूस हो रहा था। दानिश ने हाथ बढ़ाकर उसके माथे से बाल हटाए। वह एकदम सन्न रह गई। उसने झट से निवाला वापस प्लेट में रखा और पीछे हट गई और सख्त लहजे में बोली, तुम मेरे इस तरह ख्याल रखने का फायदा नहीं उठा सकते, समझे? तुम मुझसे दूर रहकर बात किया करो, बिल्कुल दूर। इतना कहकर वह तेजी से अंदर चली गई और दानिश बस उसे जाते हुए देखता रह गया। कुछ देर के बाद वह वापस आई। उसके हाथ में दानिश की दवाइयाँ थी। ये लो तुम्हारी दवाइयाँ, बदल दी हैं, उसने शांत आवाज में कहा और फिर एक एक दवाई समझाने लगी। देखो, ये वाली सुबह, ये दोपहर में, ये रात को, रोज टाइम पर खानी है, ओके? वह बहुत आराम से समझा रही थी, जैसे सच में किसी की फिक्र होती है। दानिश हल्की मुस्कान दबाए उसे देखता रहा। उसे क्या बताता कि उसे सब कुछ पहले से पता था। वह ना सिर्फ अपनी देखभाल कर सकता था बल्कि खुद को संभाल भी सकता था। वह काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, मगर ये सारी नौटंकी बस उसे अपने पास रखने के लिए कर रहा था। ओके, तो क्या तुम समझ गए? जोया ने सावलिया नज़रों से उसे देखा। दानिश अचानक सीधा होकर बोला, आह, शायद ये वाली खानी है ना? वह जानबूझकर दूसरी दवाई पर हाथ रखते हुए बोला। जोया ने झुंझलाकर माथा पीट लिया। दानिश, तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है।
ये वाली नहीं, ये वाली खानी है। वह उसे डांटते हुए गोली निकाल कर दे रही थी और वह चुपचाप उसकी बात सुनते हुए खा रहा था। दोपहर के वक्त जोया की सौतेली माँ सलीमा घर आ पहुंची। आते ही उसने बिना रुके जोया पर तानों की बारिश शुरू कर दी, जबकि जोया बस चुपचाप उसे तीखी नजरों से घूरती रही। सलीमा ने इधर उधर देखते हुए कहा, ओहो, मेरी दोस्त शहर से बाहर गई हुई है। क्या उसकी नज़र दानिश पर पड़ी तो वह बनावटी चिंता दिखाते हुए बोली, दानिश का तो चेहरा ही उतरा हुआ है। क्या हो गया बेटा, इतने कमज़ोर क्यों लग रहे हो? दवाइयाँ समय पर ले रहे हो ना? फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, वैसे शबनम बता रही थी कि तुमने अपनी बीवी की बड़ी तारीफ़ें की हैं, तो मैंने सोचा खुद आकर देख लूँ। तारीफें सिर्फ हवा में उड़ाई जा रही हैं या सच में ये तुम्हारा ख्याल रख रही है? फिर तंज भरे लहजे में जोड़ दिया, वैसे इससे तो मुझे कोई उम्मीद है भी नहीं। उसकी बातों से माहौल और भी भारी हो गया। दानिश ने गहरी सांस ली और शांति से बोला, आपको क्या हो गया है आंटी? शादी से पहले लड़कियां थोड़ी जिद्दी होती ही हैं। आप भी तो ऐसी ही रही होंगी। मम्मी बताती रहती है कि आपने अपने घर में कितना हंगामा मचा रखा था। लोग आपसे डरते थे, मगर शादी के बाद आप कितनी बदल गई। कहते हुए उसने सलीमा का हाथ पकड़ लिया और हल्के प्यार से उसे खुश करने की कोशिश की। जोया ने चिढ़कर आंखें घुमा ली, जबकि सलीमा की अकड़ी हुई गर्दन और ज्यादा तन गई। वह अदा से बाल ठीक करते हुए बोली, भाई मेरी तो बात ही अलग थी। आजकल की लड़कियां मेरा मुकाबला थोड़ी कर सकती हैं। दानिश मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल आंटी। फिर प्यार से उसका हाथ चूम लिया। सलीमा खुश होकर मुस्कुरा दी, मगर जोया इस पूरे प्यार भरे नाटक से तंग आ चुकी थी। वह झुंझलाकर बोली, चलो अब बस भी करो, अपना भी तो कुछ बताओ। कब सुना रहे हो बच्चे की खुशखबरी? फिर भावुक ड्रामा करते हुए बोली, वैसे मेरी तो कोई औलाद है ही नहीं, जो मुझे सौतेली माँ भी नहीं मानती। तुम ही एक हो जिसे मैं अपनी औलाद मानती हूँ। तो बताओ कब दोगे मुझे पोते पोती की खुशखबरी? बच्चे की बात पर दानिश ने अनायास जोया की तरफ देखा और जोया अविश्वास से दोनों को देखने लगी। दानिश बात बदलते हुए बोला, आंटी बच्चे किस्मत से मिलते हैं, आप दुआ कीजिए, अल्लाह हमारी गोद भी भर देंगे। मगर सलीमा कहाँ रुकने वाली थी। वह तीखे अंदाज में बोली, अरे भाई, दुआ से ही थोड़ी सब हो जाता है। जब तक लड़का लड़की को दिलचस्पी ना ले, खासकर लड़की। तुम्हारी बीवी तो सारा दिन कभी शॉपिंग, कभी दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बाहर खाना, इन्हीं सब में लगी रहती है। तुम्हें टाइम ही कहाँ देती होगी। और क्या पता इसमें ही कोई प्रॉब्लम हो। जांच करवाई या नहीं? बच्चा दे भी सकती है या नहीं? ये सुनते ही जोया पैर पटक कर खड़ी हो गई। गुस्से से बोली, आपको मेरी निजी जिंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? मेरे अपने घर में भी मुझे प्राइवेसी नहीं मिली और यहाँ भी आप मुंह उठाकर कुछ भी बोलने आ जाती हैं। पहले आप ये बताइए, आपने खुद औलाद क्यों नहीं पैदा की? क्या आपने अपना चेकअप करवाया था? क्योंकि मेरे डैड तो बिल्कुल फिट है। मुझे तो आप में ही प्रॉब्लम लगती है, और हो सकता है यहाँ भी ऐसा ही हो। प्रॉब्लम मुझ में नहीं बल्कि इनमें हो। क्यों दानिश, ऐसा भी तो हो सकता है ना? वह बाहें बांधकर इतने आत्मविश्वास से बोल रही थी कि कुछ पल के लिए सलीमा और दानिश दोनों उसे देखते ही रह गए। सलीमा गुस्से से भड़क उठी और बड़बड़ाने लगी, कितनी जुबान चल रही है इस लड़की की। दानिश की मासूमियत और सीधी आदत का फायदा उठाकर जो मन करे वही करेगी। मैंने तो पहले ही शबनम से कहा था कि इसे अपने दानिश के लिए मत चुनो, मगर उसने मेरी एक नहीं मानी। अब देख लो कैसे बदतमीजी कर रही है। ये तो उसी 60 साल के बुढ़े के लायक थी जो इसे मार मार कर ठीक कर देता, तब अकल आती। अच्छा शोहर मिल गया है इसलिए सर पर चढ़कर नाच रही है। सलीमा गुस्से से बड़बड़ा रही थी, जबकि जवाब में जोया भी खूब जुबान चलाती रही। जब सलीमा वहां से चली गई तो जोया गुस्से से भरी हुई सीधे कमरे में आ गई। दानिश भी अपनी व्हीलचेयर घसीटता हुआ उसके पीछे पीछे अंदर आया। उसकी आवाज में घबराहट और डर साफ झलक रहा था। जोया प्लीज, आंटी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। वह धीरे धीरे बोल रहा था क्योंकि वह जोया के गुस्से से ज्यादा उसकी अंदर की टूटन से डर रहा था। जोया इस कदर बेकाबू हो चुकी थी कि अगर बस चलता तो पूरी दुनिया तोड़ डालती। वह कमरे में रखा हर सामान उठाकर जमीन पर पटक रही थी, चीजें फेंक रही थी,
सजावट का सामान बिखर चुका था। उसकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मना कर देते तो क्या हो जाता? लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी जिंदगी बर्बाद करनी ही थी दानिश। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा हो। वह उस पर चीख रही थी, बुरा भला कह रही थी और वह बस सिर झुकाए खड़ा बार बार माफी मांग रहा था। आई एम सॉरी जोया। उसकी आवाज शर्मिंदगी और बेबसी से भरी हुई थी। जोया और ज्यादा टूटती जा रही थी। बहुत मनहूस दिन था जब मैंने तुमसे शादी की। कहते हुए उसने सजावट का सामान उठाकर दीवार पर दे मारा। आई एम सॉरी जोया, वह फिर से धीमे स्वर में बोला। उसकी आंखों में खुद के लिए नफरत थी। तुमसे शादी करने से अच्छा था कि मैं मर जाती, खुदकुशी कर लेती तो अच्छा होता। जोया ने गुस्से में शीशे का गुलदस्ता उठाकर दीवार पर दे मारा। कांच चटक गया। दानिश विनती कर रहा था, आई एम सॉरी प्लीज जोया। दहाड़ पड़ी, बस करो, सॉरी सॉरी मत करो। क्या सॉरी कहने से सब ठीक हो जाता है? वो औरत मेरे मुंह पर अपने शब्दों का तमाचा मारकर गई है। क्या सॉरी से वो सब मिट जाएगा? दानिश फिर भी कुछ संयम से बोला, आई एम सॉरी। तभी जोया ने पानी से भरा गिलास उठाया और पूरा पानी उसके चेहरे पर फेंक दिया। दानिश ने झट से आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। जोया चीख पड़ी, दर्द हुआ? बर्दाश्त नहीं कर पाए ना? जबकि ये तो सिर्फ पानी था। वो औरत मुझे अपने शब्दों से थप्पड़ मार रही थी। सोचो मैंने कैसे बर्दाश्त किया, कैसे सहा। उसकी आवाज़ टूटने लगी। आंखों में आंसू भर आए। दानिश ने खुद पर पूरा कंट्रोल रखते हुए उसकी आंखों में देखकर बेहद नरमी से फिर कहा, आई एम सॉरी। उसकी शांत आंखें, उसका संयम, उसकी चुप्पी। जोया कुछ पल उसे बस देखती रह गई। उसे अजीब लगा। क्या उसे बुरा नहीं लगा होगा? क्या उसकी आत्मा नहीं कांपी होगी? फिर अचानक उसे सलीमा के शब्द याद आए। अगर दानिश की जगह कोई और होता तो क्या इतनी बदतमीजी सहता? उसे अलग कमरे में रहने देता? हरगिज नहीं। जोया के अंदर कुछ टूट गया। वह धीरे से जमीन पर बैठ गई। अपने हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। बरसों से सीने में दबा दर्द जैसे आज बाहर निकल आया हो। दानिश चुपचाप व्हीलचेयर उसके पास लाया, झुककर उसकी बाहें पकड़ी और बहुत नरम तरीके से उसका सिर अपने घुटनों पर रख लिया। प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। वह लगातार रोती जा रही थी, सिसकियां थम नहीं रही थी। वह उसके पास सटकर रो रही थी। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, वह रोते हुए बोली। दानिश ने बहुत धीमे सुकून भरे लहजे में कहा, तुम बुरी नहीं हो, तुम बस बहुत परेशान हो। उसके शब्द जोया के जख्मों पर मरहम जैसे लगे। मैं थक गई हूँ, मैं टूट गई हूँ, बिखर गई हूँ। वह हिचकियों के बीच मुश्किल से बोल पाई, मैं संभाल लूंगा। दानिश की आवाज़ में अपनापन और भरोसा था। मुझे थोड़ा समय दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरा वादा है जोया, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें संभाल लूंगा। कहते कहते उसकी अपनी आंखों से भी आंसू गिरने लगे। कुछ देर रोने के बाद जब जोया का दिल हल्का हुआ तो उसे अपनी हालत का एहसास हुआ। वह झट से उससे दूर हुई, आंसू पहुंचे और बिना कुछ कहे बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। दानिश समझ गया था कि वह उसके सामने टूट चुकी थी। अब उससे नजरें नहीं मिला पाएगी, इसलिए वह चुपचाप वहां से चला गया। जब जोया बाहर आई तो कमरा खाली था। रात को जोया अपने कमरे में बेड पर बैठी टीवी पर फिल्म देख रही थी। कमरे में हल्की रोशनी थी और माहौल बिल्कुल शांत था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और दानिश अंदर आया। जोया ने सवाल भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। दानिश थोड़ा हड़बड़ाया हुआ सा बोला, जोया, आज रात 8 बजे मेरी एक ऑनलाइन मीटिंग है। सब लोग स्क्रीन पर होंगे। क्या प्लीज़ तुम मेरी शर्ट बदलवा दोगी? मुझे अच्छी शर्ट पहननी पड़ेगी। वह जल्दी जल्दी बोल रहा था और जोया उसे आंखें फैलाकर देख रही थी। उसके मन में एक अजीब सा पछतावा भी उठ रहा था। काश उसने उस दिन उस पर पानी ना फेंका होता। बिना कुछ कहे वह उठी और उसके कमरे की तरफ चली गई। दानिश भी धीरे धीरे पीछे आ गया। जोया ने अलमारी खोलकर ब्रांडेड शर्ट्स देखी और पूछा, कौन सी पहनोगे? दानिश चुप रहा तो उसने खुद ही एक शर्ट निकाली, साइड में रखी और उसके पास आकर उसे सहारा देकर उठाने लगी। उसे बेड पर बिठाकर उसने एक नज़र दानिश को देखा। वह उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। फिर वह उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी और ये देखकर चौंक गई कि वह सिर्फ महंगे कपड़े ही नहीं पहनता बल्कि खुद को भी काफ़ी फिट रखता था। उसका शरीर
कसरत किया हुआ, मजबूत और संतुलित लग रहा था। एक पल को उसके दिल में आया कि उससे पूछे आखिर उसके साथ ये हादसा कैसे हुआ, मगर वह खामोश रही। अब वह उसे शर्ट पहना रही थी और दानिश भी खुद कोशिश कर रहा था। एक आस्तीन तो आराम से चढ़ गई, मगर दूसरी अटक गई। जोर लगाते हुए वह अनजाने में उससे टकरा गई और दोनों ही संतुलन खोकर बिस्तर पर गिर पड़े। दानिश नीचे था और जोया उसके सीने पर गिरी हुई थी। दानिश उसे गहरी नजरों से देख रहा था। जोया के दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गई। उसकी आंखों की चमक देखकर वह घबरा गई। दानिश के हाथ उसकी कमर पर टिके हुए थे। जोया झट से खुद को संभालते हुए उससे दूर गई। जल्दी से बोली, तुम्हारी मीटिंग का टाइम हो रहा है, जल्दी करो। वह उसे उठाते हुए उसकी शर्ट के बटन बंद करने लगी, जबकि दानिश अब भी उसे ही देख रहा था। जोया ने उसके बाल सेट किए, हल्का सा परफ्यूम छिड़का और उसे परखती नजरों से देखकर हल्की सी मुस्कान दी। परफेक्ट लग रहे हो। काश तुम चल भी सकते तो शायद ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड नहीं करनी पड़ती। वह ताना मारने से खुद को रोक नहीं पाई। दानिश को अब उसकी ऐसी बातों की आदत हो चुकी थी। 1 महीना गुजर गया था। इस 1 महीने में दानिश ने जोया से कोई जबरदस्ती नहीं की, ना ही उसका कोई ज्यादा समय लिया। उसका नौकर वापस आ गया था। जोया बस उसे दवाइयां देने आती थी और बाकी सारा वक्त अपने कमरे में या घर से बाहर बिताती थी। एक दिन वह शॉपिंग करके घर लौटी और सीधे टीवी लॉन्च में आकर बैठ गई, जहां दानिश किताबें पढ़ रहा था। जोया ने एक नज़र उसकी तरफ देखी, फिर हल्का सा सिर हिलाया और मोबाइल में व्यस्त हो गई। मोबाइल स्क्रीन देखते देखते वह अचानक मुस्कुरा उठी। अरे वाह, हिना की शादी की डेट पास आ रही है। मेहंदी का फंक्शन रखा गया है। वाओ, कपिल डांस भी होगा। ओह, आई एम सो एक्साइटेड, वह खुशी से बोली। दानिश ने नजर उठाकर उसे देखा और नॉर्मल अंदाज में पूछा, अच्छा कब है शादी, तुम जाओगी? जोया मुस्कुराई, बिल्कुल जाऊंगी, कितना मजा आएगा। फिर बोलते बोलते अचानक चुप हो गई। उसका चेहरा उतर गया। मगर मैं कैसे जाऊंगी? वहां तो सारे कपल्स होंगे, सब डांस कर रहे होंगे और मैं एक कोने में बैठी रहूंगी। उसकी आवाज में उदासी घुल गई। दानिश कुछ बोल भी नहीं पाया था। वह खुद ही आगे बोलने लगी, अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई होती, किसी और से हुई होती, तो शायद वो मेरे साथ हर जगह जाता, मेरे साथ डांस करता, मुझे पूरी दुनिया घुमाता, मेरे साथ वॉक पर जाता, मेरे साथ दौड़ लगाता। मगर तुम। वह बहुत दुखी नज़रों से उसे देखने लगी। तुम तो चल भी नहीं सकते। उसकी आंखों में नमी आ गई। दानिश, मैं नहीं जाऊंगी। लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं तुम्हें क्यों नहीं लाई। मैं क्या जवाब दूंगी? और सब हमारे रिसेप्शन का इंतजार कर रहे हैं, मगर हमारा रिसेप्शन अभी आम कपल्स जैसा हो ही नहीं सकता। वह जितने दर्द से ये सब कह रही थी, दानिश के अंदर कुछ टूट गया। उसका चेहरा सख्त हो गया, दिल भारी हो गया और किताब एक तरफ रखकर दानिश ने व्हीलचेयर का बटन दबाया और चुपचाप वहां से चला गया। उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी, जैसे अंदर कुछ बहुत गहरा टूट चुका हो। अपने कमरे में पहुंचकर उसने ड्रेसिंग मिरर के सामने व्हीलचेयर रोक दी और वहीं बैठकर खुद को देखने लगा। ना जाने कितनी देर तक वह खुद की ही परछाई में खोया रहा। फिर उसने आंखें बंद कर गहरी सांस ली, जैसे खुद को किसी फैसले के लिए तैयार कर रहा हो। जब आंखें खोली तो उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल चुके थे। उसने अपने पैरों पर पड़ी चादर हटाकर एक तरफ फेंक दी और बहुत धीरे धीरे पहले एक पांव जमीन पर रखने की कोशिश की, फिर दूसरा पांव। उसके हाथ व्हीलचेयर के हैंडल को कसकर पकड़े हुए थे। पूरे शरीर में तेज दर्द उठ रहा था। मांसपेशियां जवाब दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर जिद साफ दिखाई दे रही थी। वह पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश करने लगा। दर्द असहनीय था, शरीर कांप रहा था, पसीना बहने लगा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बार बार कोशिश करता रहा और आखिरकार वह किसी तरह उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे वह अपने ही हालात से लड़ रहा हो। वह बड़ी मुश्किल से संतुलन बनाए खड़ा था। शरीर कांप रहा था, पैरों में जान नहीं थी। तभी उसे बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। घबराकर वह वापस व्हीलचेयर पर बैठने की कोशिश करने लगा, मगर संतुलन बिगड़ गया और वह एक तरफ गिर पड़ा। उसी वक्त जोया दवाइयां लेकर उसके कमरे की तरफ आ रही थी। किसी भारी चीज के गिरने की आवाज सुनकर वह घबराकर दौड़ती हुई अंदर आई।
और उसे जमीन पर गिरा हुआ देखा। दानिश, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे कैसे गिर गए? वह घबराकर आगे बढ़ी और उसे सहारा देने लगी। जैसे ही उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, दानिश ने हाथ बढ़ाकर उसे दूर कर दिया और भारी आवाज में बोला, रहने दो जोया। फिर उसने अपने नौकर को आवाज दी, समीर। समीर दौड़ता हुआ आया और उसे गिरा देखकर तुरंत घुटनों के बल बैठकर उसे उठाने लगा। जोया यह सब देखकर हैरानी से खड़ी रह गई। समीर उसे संभालकर व्हीलचेयर पर बिठाने लगा और उसके पैरों को देखते हुए घबराकर बोला, साहब जी, कहीं लगी तो नहीं? कोई जख्म तो नहीं हुआ? दानिश की आंखों में अजीब सी थकान और दर्द था। उसने धीमी आवाज में कहा, कुछ जख्म ऐसे होते हैं समीर जो दिखाई नहीं देते। उसकी बात सुनकर समीर भी चुप हो गया और जोया के दिल में कुछ अजीब सा खटका। अगले 2 दिन तक दानिश अपने कमरे से बाहर नहीं आया। ना उसने किसी काम के लिए जोया को बुलाया, ना ही किसी बात के लिए आवाज़ दी। वह हर चीज़ समीर से ही कहता, दवाइयाँ खुद ले लेता, खाना भी खा लेता, बस चलने की मजबूरी थी, इसलिए व्हीलचेयर से उठाकर बेड पर समीर ही उसे लिटाता था। जोया ने भी उसका हाल पूछने की कोशिश नहीं की, मगर एक दिन उसे अपने कमरे की खिड़की से सामने लॉन में दानिश बैठा हुआ दिखाई दिया। सामने टेबल पर लैपटॉप रखा था और वह व्हीलचेयर पर बैठा था। लैपटॉप पर उसकी माँ शबनम की वीडियो कॉल चल रही थी। जोया कमरे से निकलकर धीरे धीरे लॉन की तरफ बढ़ी। आपको पता है मम्मी, इस बार हमारा कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा समय तक चला और बिजनेस में हमें काफ़ी मुनाफा हुआ। दानिश मुस्कुराते हुए ऑफिस की बातें बता रहा था। वह घर में रहकर भी अपने बिजनेस को पूरी तरह संभाल रहा था। शबनम उसे देखकर खुश हो रही थी। फिर उन्होंने पूछा, जोया का क्या हाल है? कहाँ है वो? क्या वह तुम्हारा ख्याल रखती है? क्या वह अभी भी वैसी ही है? अब उनका लहजा थोड़ा गंभीर था। दानिश ने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, जी मम्मी, जोया बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट वो आपको ही याद कर रही थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। आपके जाने के बाद उसने घर और मुझे बहुत अच्छे से संभाला है। शायद अभी किचन में होगी, और नहीं, अब वह पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही, पहले से भी ज़्यादा बुरी हो गई है। जिस दिन दवाई लेट हो जाए वह आपकी तरह मुझ पर गुस्सा करती है। वह मुझे हंसते हुए पूरी एक्टिंग कर रहा था। शबनम काफ़ी हद तक रिलैक्स हो गई थी। तभी पीछे से आती जोया ने उसकी सारी बातें सुन ली। वह कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन खड़ी रह गई। तभी शबनम की नज़र उस पर पड़ी। अरे देखो, मेरी बहू आ गई है। कैसे हो बेटा? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। जोया खुद को संभालकर मुस्कुराई, जबकि दानिश अचानक चुप हो गया। हाय मम्मी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जोया उसके पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। शबनम उससे बातें करती रही। जोया मुस्कुराकर जवाब देती रही, मगर दानिश के चेहरे के भाव बदल चुके थे। तभी शबनम बोली, हाँ तो मैं आ रही हूँ अगले हफ्ते। अब बताओ, तुम लोगों का रिसेप्शन कब रखना है? उन्होंने बनावटी गुस्से से दोनों को देखा। अब ऐसा क्या देख रहे हो? शादी कर ली, रिसेप्शन नहीं दोगे सबको? उनके घूरने पर दोनों मुस्कुरा दिए और शबनम खुद भी मुस्कुरा उठी। आप आ जाओ मम्मी, हम मिलकर दिन तय कर लेंगे। इस फंक्शन में कुछ नया करेंगे। जोया ने खुश होकर कहा, हाँ, सोच तो मैं भी यही रही हूँ कि शादी फीकी फीकी थी, अब सही एंजॉय करेंगे। सास बहू आपस में बातों में लगी हुई थी। तभी दानिश ने हल्की सी झिझक के साथ कहा, मम्मी प्लीज़ कुछ ज़्यादा खास मत करना। आप जानती हैं ना, मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है। ये सब हंगामा, सजावट, फंक्शन सब बेकार लगता है, टाइम की वेस्टेज है। शादी तो वैसे ही हो चुकी है, अब फ़र्क ही क्या पड़ता है कि फंक्शन कैसा होगा। वह बिल्कुल बेमन से बोला। शबनम ने उसे घूर कर देखा, जबकि जोया सब समझ चुकी थी कि वह उससे उखड़ा उखड़ा क्यों रहता है। तुम चुप रहो, तुमसे किसी ने पूछा? तुम्हें तो हर चीज़ बोरिंग ही लगती है। शबनम उसे डांटने लगी। दानिश चुप हो गया। उन्हें क्या पता था कि वह अंदर से कितनी तकलीफ में था। कुछ देर बाद दानिश बेड से टिक कर बैठा था और गोद में लैपटॉप रखकर काम कर रहा था। जब जोया उसके पास आई तो उसने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। जोया ने चाय का कप उसके साइड टेबल पर रखा और फिर खुद चाय पीते हुए उसके बिल्कुल पास आकर बैठ गई। क्या कर रहे हो? उसने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में पूछा, जैसे वे हमेशा से एक अच्छे कपल रहे हों। काम, दानिश ने छोटा सा जवाब दिया। हटाओ यार ये सब, हर रोज काम ही करते रहते हो, दिखाओ इधर
कहते हुए जोया ने उसका लैपटॉप साइड किया, गूगल खोला और रिसेप्शन के डेकोरेशन डिज़ाइनर सर्च करने लगी। ये देखो, ये कितना अच्छा है ना, यही डिज़ाइन करवाएंगे हम। वह मुस्कुराते हुए उसे दिखाने लगी। दानिश खामोश रहा। जोया ने उसकी तरफ देखा। वह भावहीन चेहरे से स्क्रीन घूर रहा था। मैं तुमसे बात कर रही हूँ दानिश, वह अचानक नरम लहजे में बोली। सुना है मैंने, और ये भी देखा कि जिस डिज़ाइन की बात तुम कर रही हो वो उन कपल्स के लिए होता है जो वो कर सकते हैं। उसने उसे देखे बिना कहा। उसका अंदाज इतना ठंडा था कि जोया की नज़रें अपने आप झुक गई। मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी, वह बहुत धीमी आवाज़ में बोली। शायद जिंदगी में पहली बार उसने किसी से दिल से माफ़ी मांगी थी। तुमने मम्मी से कहा था ना कि तुम्हें कुछ खास चाहिए। मैं आज तक तुम्हें कुछ खास नहीं दे पाया, लेकिन हमारे रिसेप्शन वाले दिन मैं बहुत कुछ खास करने वाला हूँ। दानिश ने ऐसे लहजे में कहा कि जोया एकदम चौंक गई। उसकी आंखों में डर उतर आया। क्या तुम मुझे तलाक, शब्द उसके होठों पर ही मर गए। तुम तलाक ले सकती हो, मुझे तलाक देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो खास चीज़ कुछ और है, कहकर वह फिर से अपने काम में लग गया। जोया का डर और बढ़ गया। एक हफ्ता जैसे तैसे गुजर गया और शबनम वापस आ गई। रिसेप्शन की तैयारियां शुरू हो गई। उनके आने से एक दिन पहले दोनों फिर से एक कमरे में आ गए। वैसे दानिश अलग कमरे में ही रहता था, मगर माँ को दिखाने के लिए रात में जोया के कमरे में आ जाता था। असल में वह अक्सर पूरी रात स्टडी रूम में किताबें पढ़ते हुए निकाल देता था। आज शाम उनका रिसेप्शन था। सारे मेहमान हॉल में पहुंच चुके थे। दानिश के कहने पर शबनम जोया को पार्लर से घर ले आई थी और खुद हॉल में चली गई थी। दानिश ने कहा था कि वे ड्राइवर के साथ आखिर में आएंगे, इसलिए दोनों अब तक घर पर ही थे। जोया अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी अपना लुक देख रही थी। उसने ग्रे कलर का डिज़ाइनर गाउन पहना था। ना जाने क्यों आज वह खुद को अलग ही महसूस कर रही थी। आज वह खुद को दानिश की दुल्हन की तरह देखकर एक अलग ही एहसास से गुजर रही थी। दूसरे कमरे में दानिश था। व्हीलचेयर ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी थी और वह अच्छी शर्ट और पैंट पहने उस पर बैठा आईने में खुद को देख रहा था। वह ये काम पिछले 2 घंटों से बार बार दोहरा रहा था। शबनम के कई फ़ोन आ चुके थे, मगर वह हर बार यही कहता, बस 10 मिनट में निकल रहे हैं। उसने गहरी सांस ली, व्हीलचेयर के दोनों तरफ हाथ जमाए और जोर लगाकर उठ खड़ा हुआ। इस बार ना उसका शरीर कांपा, ना कदम लड़खड़ाए। वह दोनों हाथ पैंट की जेब में डालकर बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में चलता हुआ आईने के पास आया और हल्की सी मुस्कान के साथ खुद को देखा। उम्मीद है आज का सरप्राइज तुम्हें बहुत पसंद आएगा जोया, वह धीमे से मन में बोला। फिर कोट स्टैंड पर टंगे कोट को उतारकर पहनने लगा। तभी समीर कमरे में आया और वहीं का वहीं पत्थर का हो गया। उसके हाथ में पकड़ा पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। वह मुंह खोलकर दानिश को हैरानी से देखता रह गया। दानिश मुस्कुराते हुए उसके सामने आया और बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो गया। समीर अभी भी जड़ बना हुआ था। बधाई नहीं दोगे मुझे? दानिश ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। समीर की आंखें भर आई। अचानक वह आगे बढ़कर दानिश के गले लग गया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक हो गए। मेरे दानिश भाई फिर से पहले की तरह ऑफिस जाया करेंगे। मेरे दानिश भाई ठीक हो गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पागलों की तरह चीख चीख कर पूरी दुनिया को ये खुशखबरी सुना दे। दानिश मुस्कुराया और प्यार से उसका कंधा थपथपा दिया। उधर जोया अपने कमरे में कब से बैठी उसका इंतजार कर रही थी। बार बार आईने के सामने जाकर अपना दुपट्टा ठीक करती, बाल संवारती और फिर दरवाजे की तरफ देखती कि कब वो आए और कब दोनों हॉल जाने के लिए निकले। तभी उसे दरवाजे खुलने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। वह आईने में ही अक्स देखने लगी। दरवाजा बहुत धीरे से खुला और दानिश कदम दर कदम चलता हुआ अंदर आया। जैसे ही जोया की नज़र उस पर पड़ी, वह बिल्कुल सुन्न रह गई। वह कितना हैंडसम लग रहा था, और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि वह चल रहा था, अपने पैरों पर खड़ा था। उसे एक पल को लगा जैसे वह कोई सपना देख रही हो। वह झटके से पलटी तो दानिश उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। जोया उसके कंधे तक ही आती थी और वह बस हैरानी से उसे देखती जा रही थी।
कैसा लगा मेरा सरप्राइज? उसकी आवाज में ना मुस्कान थी ना नरमी, सिर्फ एक ठंडा सा भाव। तुम चल सकते हो? जोया अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी। दानिश की आंखों में हल्की सी सख्ती आ गई। तुम्हें क्या लगता है मैं अपाहिज पैदा हुआ था? मैं सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गया था? ऐसा नहीं था। मैं ठीक होने की पूरी कोशिश कर रहा था, थेरेपी लेता था, मेहनत करता था। हाँ, सच ये है कि मैं तुम्हें पसंद करता था, बहुत पसंद करता था, लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं था कि अपाहिज होते हुए किसी से शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूं। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो सलीमा आंटी तुम्हारी शादी किसी भी उम्र दराज आदमी से करवा देती। अगर वो इतनी जहरीली ना होती तो मैं अपनी हालत ठीक होने के बाद तुम्हारे घर खुद रिश्ता भेजने वाला था। लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था कि तुम्हें मेरी बीवी बनना था, एक अपाहिज की बीवी। वह एक पल रुका, फिर बोला, चलो देर हो रही है। वह उसके सामने हाथ फैलाकर खड़ा था। जोया ने बहुत धीरे से अपना हाथ उसके हाथ में रखा। अभी भी वह पूरी तरह सदमे में थी। कुछ ही पलों बाद पूरा हॉल हैरानी में डूब चुका था, क्योंकि जोया और दानिश की एंट्री वॉक पर हुई थी। लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। तुम चाहती थी ना कुछ खास हो, इतना स्पेशल काफ़ी है। दानिश ने उसका हाथ पकड़कर उसे हल्के से घुमाया। जोया जैसे हवा में उड़ रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका पति उसके साथ यूं खड़ा होगा, यूं चलेगा, यूं उसके सपनों को पूरा करेगा। वह बेहद खुश थी। जब वे घर लौटे तो जोया कमरे में बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही दानिश अंदर आया, वह अचानक उसके पास गई। दानिश, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वह जज्बातों के सैलाब में बहुत कुछ कहने वाली थी कि दानिश ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अपने जज्बात बचाकर रखो जोया। हो सकता है कल को फिर मेरे साथ कोई हादसा हो जाए और तुम फिर मुझसे नफरत करने लगो। उसके लहजे की ठंडक ने जोया को बिल्कुल चुप करवा दिया। शायद यही उसकी सजा थी कि वह अब उसे कभी अपनी बीवी की तरह नहीं अपनाएगा। दिन गुजरते गए। जोया हर रात रोती, अकेलेपन में घुटती। दानिश दिन भर ऑफिस में रहता और रात भर स्टडी रूम में। वह उन दिनों को याद करती जब वह व्हील चेयर पर था, मगर उसके बहुत करीब था। वह उस पर गुस्सा करती, कभी हंसती, कभी झगड़ती, और वह चुपचाप उसकी सारी भड़ास सहता रहता। मगर अब वह बिल्कुल अकेली थी। एक दिन वह स्टडी रूम में गई। दानिश चाय पी रहा था, हाथ में किताब थी। जोया उसके पास जाकर उसके पैरों के पास बैठ गई। दानिश उसे देखकर चौंका। मानती हूँ मेरी गलती बहुत बड़ी है, लेकिन इस तरह सजा क्यों दे रहे हो मुझे दानिश? क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? वह रोते हुए बोली। दानिश को दर्द हुआ, मगर उसके चेहरे के भाव सख्त थे। माफी गलती की होती है। तुमने गुनाह किया है जोया। गुनाह? वह हैरान रह गई। हाँ, गुनाह। तुम नहीं जानती, जब जब मैं तुम्हारे घर आया, तुम्हारी वही सख्त बर्ताव मुझे तुम्हारा दीवाना बनाता गया। तुम शायद भूल चुकी होगी, लेकिन मैं तुम्हें देखा करता था। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, मगर शादी के बाद भी तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिखा। जोया सन्न रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह उससे बहुत पहले से प्यार करता था। कुछ पल की खामोशी के बाद दानिश ने कहा, मैंने एक फैसला किया है जो हम दोनों के हक में बेहतर है। उसने कुछ कागज उसकी तरफ बढ़ाए। जोया समझ चुकी थी कि वो क्या है। उसने अविश्वास से उसे देखा। दानिश ने नजरें नहीं मिलाई। ये पढ़ लो, फिर साइन कर देना। अब से अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जियो, अपनी आज़ादी से इंजॉय करो। जोया ने ना में सर हिलाया, कागजों को देखे बिना वहीं फेंक दिया और टूटे हुए दिल के साथ बाहर भाग गई। जोया, बात सुनो। दानिश पीछे से उसे आवाज दे रहा था, मगर वह कुछ सुनने की हालत में नहीं थी। वह तेज कदमों से घर से बाहर निकल गई। दानिश उसके पीछे आया, मगर तब तक वह सड़क पर पहुंच चुकी थी। अचानक सामने से एक गाड़ी तेज रफ्तार में आई और वह उससे टकरा गई। सब कुछ सेकंड में ही खत्म हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह अस्पताल में थी। सामने डॉक्टर कुछ कह रहा था। दानिश परेशान हालत में खड़ा सुन रहा था। जो उसने सुना वह उसके दिल को झंझोर देने के लिए काफ़ी था। जोया अब कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। वह टूट गई थी, बुरी तरह रोई थी। वक्त गुजरता गया और दानिश दिन रात उसकी देखभाल करता रहा। अब जोया व्हीलचेयर पर बैठी खिड़की से बाहर देखा करती थी, और पहली बार उसे एहसास हुआ था कि अपाहिज होने का दर्द क्या होता है।
लोगों के तानों को सहना कितना मुश्किल होता है। दानिश प्यार से उसे दवा देने आया। लो दवा खा लो। जोया ने खाली नजरों से उसे देखा और टूटी आवाज में बोली, मैं अब कभी चल नहीं पाऊंगी। तुम मुझे छोड़ने वाले थे ना? तुम दूसरी शादी कर लोगे ना? दानिश उसके पास बैठ गया, उसका हाथ अपने हाथों में लिया और प्यार से अपने होठ उस पर रख दिए। मेरी जान, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, वो पेपर्स तलाक के नहीं थे। वो मेरी आधी प्रॉपर्टी, बिजनेस शेयर और तुम्हारी आज़ादी के थे। मैं तुम्हें अपने ऑफिस का सीईओ बनाना चाहता था, तुम्हें एक नई पहचान देना चाहता था, मगर तुम जज्बात में कुछ और ही समझ बैठी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ जोया, बेइंतहा मोहब्बत। कुछ दिन बाद जोया दानिश की स्टडी रूम में बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी उसकी नज़र एक रेड कवर डायरी पर गई जिसमें दानिश अक्सर कुछ लिखा करता था। वह कांपते हाथों से डायरी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, तुमने आज कहा कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ सकता जोया। बहुत दर्द हुआ, मगर मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा, सिर्फ एहसास दिला रहा हूँ कि तुम हमेशा अपने पापा की दौलत और अपनी खूबसूरती पर घमंड करती आई हो। तुम्हारे अंदर दिल की जगह पत्थर है और उस पत्थर को तोड़ने के लिए मुझे तुम्हारा घमंड तोड़ना होगा। जब तुम चल सकती थी तब तुम मुझसे दूर भागती रही। अब जब तुम व्हीलचेयर पर हो तब भी शायद अपनी सजा भुगत रही हो। फर्क बस इतना है कि अब मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें संभालने के लिए। अगर मुझे तुम्हारी नफरत चाहिए होती तो मैं शादी से पहले ही ठीक होकर तुम्हें ठुकरा देता, मगर मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए थी, क्योंकि मोहब्बत एहसास से पैदा होती है। अब हमारे रिश्ते को नाम मिलेगा जोया, प्यार का नाम। जोया की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने डायरी बंद की और समझ गई कि दानिश ने उसे नफरत से नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत से बदला था। तभी दानिश दरवाजे पर खड़ा था। जोया ने कहा, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली है। दानिश बस हल्का सा मुस्कुराया। तो अब बताओ, क्या तुम उस पत्थर को पिघलाने के लिए तैयार हो? जोया ने उसके हाथों को चूम लिया। मैं तैयार हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं अब सिर्फ तुम्हारी हूँ। दानिश ने उसे गले लगा लिया। ये उनके रिश्ते की नई शुरुआत थी। कुछ दिन के बाद जोया ने फिर वह डायरी उठाई। आधी से ज्यादा वह पढ़ चुकी थी। तभी उसकी नज़र एक पन्ने पर पड़ी जिस पर उसकी जन्म तिथि लिखी थी। जैसे जैसे वह पढ़ती गई उसके पैरों तले जमीन खिसकती चली गई। 6-7 साल पहले उसके बर्थडे की पूरी घटना लिखी थी। कैसे उसके पापा उसका जन्मदिन भूल गए थे, कैसे वह दोस्तों के साथ नाइट क्लब गई थी, कैसे नशे में सड़क पर बेहोश पड़ी थी और कैसे एक शख्स ने उसे ट्रक के नीचे आने से बचाया था और कैसे उसी हादसे में वह शख्स अपने पैरों पर चलने लायक नहीं रहा था। डायरी में उसके पिता के शब्द भी दर्ज थे। अगर वह उसे ना बचाता तो यह मर चुकी होती। वो बेचारा अब जिंदगी भर अपाहिज रहेगा सिर्फ इस लड़की की वजह से। जोया का दिल कांप उठा। क्या वह दानिश था जिसने उसे उस रात बचाया था? क्या उसी की वजह से वह अपाहिज हुआ था? उसने कांपते हाथों से डायरी बंद की और फूट फूट कर रोने लगी। दानिश उसे खाने के लिए बुलाने आया और उसे रोता देखकर घबरा गया। जोया, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? कुछ तो बोलो। जोया उससे लिपट गई और रोते हुए बोली, तुम मेरी वजह से इतना बड़ा नुकसान झेल बैठे, तुमने कभी कुछ बताया क्यों नहीं? तुमने सब कुछ चुपचाप कैसे सह लिया? दानिश उसे चुप करवाता रहा। प्लीज चुप हो जाओ, देखो मैं ठीक हूँ। जोया शर्मिंदगी से बोली, मुझे माफ कर दो हर चीज के लिए। दानिश ने उसके होठों पर हल्का सा किस किया और मुस्कुराकर बोला, बस मुझसे प्यार का इजहार कर दो। रोते रोते वह मुस्कुरा पड़ी। आई लव यू। दानिश ने उसे फिर किस किया। फिर वह उसकी व्हीलचेयर लॉन में ले गया। बारिश हो रही थी, दोनों भीग रहे थे। दानिश ने उसे गोद में उठाया। वह मुस्कुरा रही थी। कमरे में आकर उसने उसे बिस्तर पर लिटाया। जोया डर से बोली, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? दानिश मुस्कुराया, तुम मुझे हर हाल में स्वीकार हो और डॉक्टर कह रहे हैं तुम्हारे ठीक होने के चांस बढ़ रहे हैं। बहुत जल्द तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकोगी। दानिश उसके ऊपर झुका और जोया ने खुद को पूरी तरह उसे सौंप दिया। जोया, जो कभी एक अपाहिज की बीवी बनकर पछताती थी, अपने पति से बुरा व्यवहार करती थी, उसे क्या पता था कि वह अपाहिज उसी की वजह से बना था। और अब जब दानिश अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था तो जोया का इम्तिहान शुरू हुआ था, क्योंकि दर्द अब उसके हिस्से में आया था।
मगर दानिश ने उसका दिलो जान से ख्याल रखा। मुमकिन है बहुत जल्दी वह ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है हमारी कहानी आपको दिल से पसंद आई होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।